गाइस कल स्टोरी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बात कहूंगी, एंडिंग वैसे नहीं होगा जैसे आप लोगों ने सोचा है। अगर चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर आज ही आए तो लाइक्स 250 और कमेंट्स 50 कर देना। चैप्टर 128। अमीका ने उन्हें अपने गले से लगाया और उनको शांत करवाते हुए बोली, मॉम आप शांत हो जाइए, अक्ष भाई आपसे नफरत नहीं करेंगे, बस एक बार राधिका आ जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सुनैना जी ने अमीका को अपनी आंसू भरी आंखों से देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपने सर को हाँ में हिला दिया। इधर दूसरी तरफ एक बंद पने खंडहर में, जो किसी जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, उस जगह पर मौत की तरह सन्नाटा था, मगर हाँ वहाँ जंगली जानवरों के दहाने की आवाजें आ रही थी, जिससे वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा डरवाना बन चुका था। मगर उस खंडहर में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो खंडहर बाहर से जितना वीरान लग रहा था, मगर अंदर से उतना ही लग्जरियस और एडवांस था। वहाँ जगह जगह गार्ड्स खड़े थे। वो खंडहर लगभग 10 मंजिलें का था, जिसमें सबसे नीचे एक वीरान जगह थी, जिसे देखकर सबको लगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जिससे शक किया जाए कि यहाँ पर कोई इंसान भी रहता होगा। मगर वहाँ पर मौजूद एक दीवार पर हाथ रखने से वो दीवार एक दरवाजे में कन्वर्ट हो जाती है। मगर उस दीवार को दरवाजे में कन्वर्ट करने के लिए वहां के मालिक की फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती, मगर किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं था। ना ही किसी को ये पता था इस वीरान खंडहर को भी किसी ने खरीद लिया है। इस खंडहर में सबसे टॉप फ्लोर पर लैब था, जहां तरह तरह की दवाइयां, जहर और तो और तरह तरह के आयुर्वेदिक हर्ब भी उगाई जाती थी। उसके नीचे फ्लोर पर गन और रोबोट को बनाया जाता था। वो रोबोट काफी एडवांस थे, जो कोई भी काम कर सकते थे। उसके नीचे फ्लोर पर बहुत सारे रूम्स थे, जिसमें शायद कोई रहता होगा। उसके नीचे फ्लोर पर बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, जिसमें बहुत एडवांस बुक थी, साथ ही साइंस, आयुर्वेद, बिजनेस और भी काफी फील्ड की नॉलेज की वहां बुक्स थी। उसके नीचे फ्लोर पर गार्ड्स और सर्वेंट के रूम्स थे, जिसमें एक फ्लोर सर्वेंट्स का और दूसरा गार्ड्स का था। इससे नीचे फ्लोर पर थिएटर, गेमिंग रूम, पेंटिंग रूम, डांसिंग, सिंगिंग और यहाँ तक कि एक रूम में हर तरह के फाइटिंग सिखाई जाती थी। इससे नीचे फ्लोर पर एक सीक्रेट रूम था, जिसमें सभी रूम्स में जाने के लिए जगह थी, मगर इसमें भी घर के ओनर के फिंगरप्रिंट थे। इससे नीचे फ्लोर पर किचन और डाइनिंग एरिया था। इससे नीचे फ्लोर पर लोगों को बंदी बनाने के लिए रूम थे, जिसमें इस खंडहर का मालिक अपने दुश्मनों को कैद कर कर रखता था। और सबसे नीचे फ्लोर पर टॉर्चर रूम था, मगर वो रूम साउंड प्रूफ था, जिससे अगर किसी को भी टॉर्चर किया जाए तो उस शख्स की आवाज उस रूम से बाहर नहीं आती थी। सबसे नीचे वाले फ्लोर में इस वक्त एक लड़की को काफी बेरहमी से मारा जा रहा था, जिससे वो काफी जोर जोर से रो रही थी, मगर फिर भी किसी ने उस पर रहम नहीं किया। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी मर जाएगी, मगर फिर भी कुछ लेडी गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटे जा रहे थे। तभी उस लड़की का चेहरा उस अंधेरे कमरे में हल्का हल्का नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर गाल में एक काफी गहरा निशान था, जो उसके चेहरे को डरावना बना रहा था, जिससे सभी लोग उसे घिन से देख रहे थे। वो लड़की कोई और नहीं, रूपाली थी, जिसका चेहरा इस वक्त सूज के बिल्कुल भद्दा लग रहा था। उसके चेहरे का मेकअप पूरे चेहरे पर फैला हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी उन सभी में से एक गार्ड बोला, इस घटिया लड़की को तो मुझे जान से मारने का मन करता है, मगर क्या करें, बॉस ने इसे बस ट्रेलर देने को बोला है, वरना मैं इस धरती पे बोझ को कब का मारकर धरती का बोझ कम देता। वैसे तो इसकी वीडियो देखी थी, इसके अंदर बहुत आग है, तभी तो इसे रोज नए नए मर्द की जरूरत पड़ती है। तभी रूपाली बोली, क्या बकवास है ये, मैंने कुछ नहीं किया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर एक गार्ड ने उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर रूपाली के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। ये वही वीडियो था जिसमें रूपाली काफी मर्दों के साथ इंटीमेट हो रही थी। रूपाली ने जब जब ये देखा तो वो हकलाते हुए बोली, ये झूठ है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों रखा गया है।
तुम जानते नहीं मेरे पापा को, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जैसे ही रूपाली ने ये बोला, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वहीं उनके इस तरह से हंसने से रूपाली बोली, हंसना बंद करो और मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर उन सबको डराने की कोशिश करने लगी। तभी एक गार्ड बोला, तुम्हें जिसने किडनैप कर यहाँ रखने को बोला है, वो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा खतरनाक और सनकी है, और तुमने उसको ऑफेंड कर अपनी मौत को चुनौती दी है। इसलिए अब चुपचाप यहाँ पर पड़ी रहो। अगर हमें गुस्सा हो गया तुम्हारा वह हल करेंगे कि तुम बोलने लायक भी ना रहो। इस वक्त लगभग रात हो रहे थे। अमीका के कमरे में अमीका और प्रेमम लेटे हुए थे। तभी अमीका बोली, प्रेमम। वहीं उसके मुंह से खुद का नाम सुनकर प्रेमम हैरानी से अमीका को देखने लगा। उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वह खुशी से बोला, हाँ डॉल बोलो। तभी अमीका बोली, आप जल्द से जल्द शादी का कोई आने का नाम, वरना शायद अक्ष भाई और मॉम के बीच नफरत की दीवार बन जाए। प्रेमम बोला, डॉल ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द राधिका को यहाँ वापस लाऊंगा और उसके बाद मैं राधिका और अक्ष की शादी करवा दूंगा। चैप्टर 129। अमीका बोली, आप जल्द से जल्द शादी का कोई आने का नाम, वरना शायद अक्ष भाई और मॉम के बीच नफरत की दीवार बन जाए। प्रेमम बोला, डॉल ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द राधिका को यहाँ वापस लाऊंगा और उसके बाद मैं राधिका और अक्ष की शादी करवा दूंगा, ताकि अक्ष के दिल में जो कड़वाहट भरी है वह ठीक हो जाए और हमारा घर पहले की तरह हो जाए। इधर दूसरी तरफ लंदन में एक विला में छत पर एक चॉपर लैंड हुआ, जिसमें से बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। वो इस वक्त टेरेस पर खंगे हुए थे। उन्होंने चारों तरफ देखा और वहां से नीचे की तरफ चले गए। वो सीढ़ियों से होते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचे। ये विला ओनली 3 मंजिला था, जहां टॉप फ्लोर पर बेडरूम्स थे। इससे नीचे फ्लोर पर लाइब्रेरी, थिएटर, गेमिंग रूम और एक म्यूजिक रूम भी था, और सबसे नीचे वाले फ्लोर पर हॉल, डाइनिंग एरिया, एक मंदिर और गेस्ट रूम्स थे। वो वहां से सबसे लास्ट फ्लोर पर पहुंचे। उन्होंने देखा वहां सफाई का काम हो रहा था। वहां के केयरटेकर जो इंडियन ही थे, उनका नाम मोहन लाल था। उन्होंने जब रायजादा फैमिली के गार्ड्स को देखा तो वह उनको देखते हुए बोले, आप लोग यहाँ कमाओ कर रहे हैं क्या? प्रेमम बाबा भी यहाँ आए हुए हैं? जिस पर गार्ड्स ने पहले दूसरे को देखा, फिर मोहन काका देखते हुए बोले, नहीं सर, यहाँ नहीं आए हैं, हम राधिका मैम और रामू काका को लेने आए हैं। जिसे सुनकर मोहन काका हैरानी से गार्ड्स को देखते हुए बोले, मगर वह तो यहाँ है ही नहीं। जिससे गार्ड्स एकदम हैरान रह गए और वह कंफर्म करते हुए बोले, मगर वह तो यही आए थे ना। तो कहाँ गए? क्या रामू काका बाहर गए हैं और राधिका में कॉलेज गई हुई हैं? हम इंतजार कर लेंगे, बट हम उनको यहाँ से लेकर जाएंगे, यह प्रेमम सर का ऑर्डर है। तभी मोहन काका बोले, हाँ वह तो ठीक है, मगर राधिका बेटा और रामू वह तो दूसरे दिन ही यहाँ से चले गए थे और शायद वह यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। जैसे ही गार्ड्स ने सुना, वह एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद एक गार्ड बोला, तो क्या आप हमें उनका एड्रेस दे सकते हैं? हम उनको वहां जाकर चलने के लिए कहेंगे। जिस पर मोहन काका बोले, मगर मेरे पास तो उनका एड्रेस नहीं है। जिसे सुनकर गार्ड्स परेशान हो गए। उन्होंने जल्दी से प्रेमम को कॉल किया। इधर प्रकार इस वक्त अमीका को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा, जिससे उसकी आंखें खुल गई। उसने जल्दी से अपने फोन को लिया और कॉल रिसीव कर दिया। उसने अमीका को देखा, जो अभी भी उसके सीने पर सुकून से सो रही थी। उसने अमीका के सर को आराम से पिल्लो पर रखा और वहां से बालकनी की तरफ चला गया। वो बालकनी में पहुंचा और उसने फोन को अपने कान में लगाया और बोला, हेलो। जिस पर वहां से गार्ड्स घबराते हुए बोला, सर हम आपके बताएं एड्रेस में आ चुके हैं, मगर इधर राधिका मैम और रामू काका दोनों ही नहीं है। जिसे सुनकर प्रेमम के चेहरे पर बल पड़ गया। वह थोड़ा कनक आवाज में बोला, अगर वह वहां नहीं है तो कहाँ है? एड्रेस तो वहीं का था।
जिस पर गार्ड बोला, राधिका मैम और रामू काका पहले यही आए थे, मगर वह दूसरे दिन यहाँ से कहीं और चले गए और मोहन काका के पास वहाँ का एड्रेस नहीं है, तो अब हम क्या करें? जिसे सुनकर प्रेमम परेशान हो गया। वह परेशानी से बोला, तुम लोग आ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर उसका फोन रख दिया। इधर दूसरी तरफ एक छोटा से अपार्टमेंट में इस वक्त राधिका अपने बुक लिए बैठी हुई थी। वह अपनी बुक में खोई हुई थी कि उसे इतना भी पता नहीं चला कि रामू काका उसके कमरे में आ चुके हैं। रामू काका ने राधिका के सर पर अपना हाथ फेरा और उसके बालों को सहलाते हुए बोले, बेटा हम वहां से क्यों चले आए? जिस पर राधिका बिना भाव के बोली, बाबा आखिर कब तक हम उनका एहसान लेंगे? उनके बहुत से एहसान हैं हम पर, अब हमें उनके और एहसान नहीं लेने चाहिए। पहले हम एहसान लेते थे तब तो चलो आप उनके वहां काम करते थे और मैं भी कभी कभी काम कर दिया करती थी, मगर अब जब आप उनके पास कुछ काम नहीं करते तो हम किस हिसाब से उनसे पैसे या मदद ले या उनके घर में रहे? यह तो गलत है ना। यह सुनकर रामू काका भी सोच में पड़ गए और उन्होंने राधिका के बालों को सहलाते हुए बोला, हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें अब उनका एहसान नहीं लेना चाहिए। मगर तुम्हारी पढ़ाई का क्या? अगर उन्होंने तुम्हारा खर्चा नहीं उठाया तो तुम अपनी पढ़ाई कैसे करोगी? जिस पर राधिका मुस्कुराते हुए बोली, आप उसकी चिंता ना करें बाबा, मैंने सोच लिया है कि मैं स्कॉलरशिप से पढ़ाई करूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिले और मैं एक अच्छी सी डॉक्टर बन जाऊं। फिर आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। रामू काका भी मुस्कुराते हुए बोले, उस दिन का तो मुझे भी इंतजार है, जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा कि तुम्हारी जैसी बेटी मेरे पास है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, फिर भी तुमने मुझसे कुछ भी शिकायत नहीं की, जैसा था तुम उसी में खुश रहने लगी। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू बह निकला और वह अपनी आंखों में नमी लिए बोले, भले ही मैं एक अच्छा बाप ना बन पाया हूँ, पर तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को दे। चैप्टर 130। राधिका रामू काका के आंसू पोंछते हुए बोली, आप यह कैसी बातें कर रही हैं बाबा? आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इधर दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त अक्ष अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। वो एक टक सीलिंग को घूरते हुए बोला, स्वीटहार्ट क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? मगर क्यों? मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हुई थी। वो जैसे ही आंखें बंद करता, उसके सामने राधिका का मासूम चेहरा नजर आने लगता है। वो अपने मन में बोला, स्वीटहार्ट तुम मेरी हो, मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा। अगर मॉम को तुमसे प्रॉब्लम है तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि अगर मैं रायजादा सरनेम ना भी यूज करूं तब भी मैं तुम्हें और अपने फ्यूचर में होने वाले बेबी को एक लग्जरियस लाइफ दे सकूं। मगर स्वीटहार्ट तुम मुझसे बिना मिले चली गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मेरे नीचे रहकर मेरी नाम की आहें लेते हुए मिलेगी। बस एक बार मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसे ही राधिका के बारे में सोचते सोचते अक्ष को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। इधर प्रेमम भी बेड पर लेट गया, मगर वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। वह अपने मन में बोला, राधिका कहाँ हो तुम बच्चा? तुम्हें ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? अगर तुम नहीं मिली तो अक्ष टूट जाएगा। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है। प्रेमम अपनी सोच में गुम था, तभी उसे अपने सीने में भार महसूस हुआ। जब उसने अपने सिर को नीचे करके देखा तो अमीका किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर बिल्कुल उससे चिपक कर सो रही थी। अमीका को ऐसे सोता देख प्रेमम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अमीका के बालों में किस की, उसके बाद उसको बाहों में पकड़ कर सो गया।
हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, मगर अमीका के करीबी उसको सुकून देती थी। इस वजह से आधे घंटे बाद उसे भी नींद आ गई और वह दोनों एक दूसरे की आगोश में सो गए। मगर इधर दूसरी तरफ सुनैना जी के कमरे में सुनैना जी की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह बहुत ज्यादा पछता रही थी कि उनके एक गलत डिसीजन की वजह से आज उन्होंने दो जिंदगी खराब कर दी है। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, महादेव मेरी गलती की कितनी बड़ी सजा ना दें मुझे, प्लीज राधिका को वापस भेज दीजिए, वरना मेरा अक्ष मुझसे नफरत करने लगेगा और मैं अपने बच्चे की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। मैं मर जाऊंगी, प्लीज भगवान बस मेरी यह दुआ कबूल कर दीजिए, राधिका को वापस भेज दीजिए, भगवान राधिका को वापस भेज दीजिए। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रणवीर जी ने उन्हें अपने गले से लगाया और उन्हें शांत करवाते हुए बोले, सुनैना जी आप रोइए मत वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने गलती तो की है मगर आपको इसका पछतावा है, इसलिए आप चिंता ना करें। बहुत जल्द राधिका वापस आ जाएगी और अक्ष भी पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगा। वो नफरत थोड़ी करता है, वह बस आपसे अभी नाराज है क्योंकि अक्ष ने पहली बार किसी लड़की को चाहा था और आपने उस लड़की को उससे दूर कर दिया। इस वजह से वह आपसे थोड़ा नाराज है, मगर बहुत जल्द वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी और हमारा बच्चा पहले की तरह हो जाएगा। आप चिंता ना करें, आप रोइए मत, मुझे आपका रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता है ना आपको। इतना बोलकर उन्होंने सुनैना जी के माथे को चूम लिया जिससे सुनैना जी की आंखें सुकून से बंद हो गई। उन्होंने अपने सर को रणवीर जी के सीने पर रखते हुए बोला, आप सच कह रही हैं ना, अक्ष मुझसे नफरत नहीं करता ना। मगर अक्ष मुझसे नफरत करने लगेगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चे की आंखों में नफरत नहीं देख सकती, रणवीर जी प्लीज राधिका को जल्द से जल्द वापस लाइए ताकि मेरा बच्चा मुझे पहले की तरह प्यार से मॉम बोले और इस घर में वापस से रहने लगे। उसके बिना मुझे यह घर काटने को दौड़ता है। इतना बोलकर सुनैना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रणवीर जी ने उनके बालों को सहलाते हुए बोला, आप चिंता ना करें, प्रेमम ने बोला है ना वह राधिका को वापस लाएगा तो बहुत जल्द राधिका आपके सामने होगी। आप राधिक और अक्ष दोनों से माफी मांग लीजिएगा, उसके बाद उनकी शादी कर दीजिए ताकि अक्ष के दिल में जो कड़वाहट भरी है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इधर दूसरी तरफ जेल में इस वक्त कसक को बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे उस जेल की दीवारों पर उसकी चीखें टकरा रही थी। मगर लेडी कांस्टेबल या फिर इंस्पेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो नफरत से कसक को देखते हुए बोले, तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अमीका मैम के साथ गलत करने की। अब हम तुम्हारा वह हस्र करेंगे कि तुम कभी भी किसी के साथ गलत करने लायक नहीं रहोगी। इतना बोलकर पूरी ताकत से उसको मारने लगे। कसक के दिल में अभी भी नफरत का सैलाब था। वह नफरत से बोली, तुम लोग यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। बस एक बार मैं इस जेल से निकल जाऊं, उसके बाद तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगी और जिस अमीका की तुम बात कर रहे हो ना, उस घटिया लड़की की जिंदगी में जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी। चैप्टर 131। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी उसका सब कुछ उससे छीन लूंगी, उसकी जान भी। तभी वहां एक शख्स की आवाज गूंजी, अच्छा तो तुम अमीका मैम की जिंदगी जहन्नुम बनाओगी। जैसे ही सबने ये आवाज सुनी सब लोग आवाज की तरफ देखने लगे। वहां पर एक आदमी खड़ा था। वहीं उसे देखकर कसक के चेहरे पर डर दिखने लगा क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, इंस्पेक्टर विजय थे। वो चलते हुए जल्दी से कसक के पास आए और उसे नफरत से देखते हुए बोले, बच्चलन औरत, दूसरों का घर तोड़कर तुझे बहुत मजा आता है ना। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा ये लालची दिमाग ठिकाने लग जाए। उसके बाद उन्होंने लेडी कांस्टेबल को कुछ इशारा किया और डेविल स्माइल देते हुए कसक को देखने लगे।
कसक डरते हुए बोली, मिस्टर विजय तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। तुम जानते नहीं मुझे, मैं चाहूँ तो तुम्हारी वर्दी उतरवा सकती हूँ। इंस्पेक्टर विजय ने नफरत से कसक को देखा और घिन से बोले, तुम बदजात औरत क्या करोगी तुम? हाँ, मेरी वर्दी उतरवाओगी? मैं तुम्हारी खाल उतरवा दूंगा। तुम जैसी घटिया औरतों को तो इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से सारी औरतें कलंकित हो चुकी है। उसके बाद वह वहां से जाते हुए लेडी कांस्टेबल से बोले, इस औरत को तब तक मारो जब तक यह बेहोश ना हो जाए, और इसको बेहोश मत होने देना। इसको होश में लाकर दोबारा से पीटना है, ताकि जो इसके दिल में लालच है, घमंड है ना, वह चूर चूर हो जाए। लेडी कांस्टेबल ने अपना सिर हिलाया और उसको मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे कसक जी की दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगी, मगर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही सुबह हो गई। अगली सुबह रायजादा मेंशन में सभी लोग हाल में बैठे हुए थे, मगर वहां अक्ष के अलावा बाकी सभी लोग मौजूद थे। सुनैना जी प्रेमम को देखते हुए बोली, प्रेमम क्या तुम्हारे आदमियों को राधिका मिल गई? वह उसे वापस ला रहे हैं ना? इतना बोलकर वह उम्मीद से प्रेमम को देखने लगी। प्रेमम बिना भाव के सुनैना जी को देखते हुए बोला, नहीं मॉम, क्योंकि वहां पर राधिका थी ही नहीं। वह वहां से पहले ही जा चुके हैं और हमें यह भी नहीं पता है कि वह इस वक्त कहाँ है। जैसे ही सबने यह सुना सभी लोग परेशान हो गए। वहीं सुनैना जी की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, अगर राधिका नहीं मिली तो अक्ष कभी भी वापस नहीं आएगा। वह मुझे माफ नहीं करेगा, वह मुझसे नफरत करने लगेगा। प्लीज प्रेमम, मैं ऐसा नहीं चाहती, कुछ तो करो। प्रेमम ने सुन्ना जी को देखा और फिर बिना भाव के बोला, मॉम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं वादा नहीं कर सकता कि राधिका मिल जाएगी। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राजवीर जी को होश चुका था। इस वक्त सभी लोग उनके वार्ड में मौजूद थे। वीर बिना भाव के राजवीर जी को देख रहा था। उसकी आंखों में राजवीर के लिए कोई भी प्यार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवीर बोले, मैं ठीक कैसे हो गया? वह चाकू तो मेरे दिल के करीब लगा था। आखिर मेरा इलाज किसने किया? मैं उसको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। देविका जी ने राजवीर को देखा और बिना भाव के बोली, तुम्हारा इलाज अमीका ने किया, मगर तुम यह भूल जाओ वह तुम्हें यहाँ दोबारा देखने आएगी या उसे तुमसे कोई भी फर्क पड़ता है? जो तुमने उसके साथ किया है ना, उसके बाद वह क्या कोई भी तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है राजवीर? जिस घटिया औरत के लिए तुमने अपनी बीवी को मार दिया, अपनी बच्ची को ठुकरा दिया और उस घटिया औरत की नाजायज बेटी को अपने सर पर चढ़ाकर उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया। उसी घटिया औरत ने तुम्हें मौत के घाट उतारने की सोची, तुम्हें आज यहाँ इस हालत में पहुंचा दिया। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा तो तुम्हें लग रहा होगा ना, आज अविका की आत्मा को शांति मिल रही होगी, क्योंकि आज तुम अविका से माफी मांगना चाहते हो, उसके साथ दोबारा से जिंदगी जीना चाहते हो। मगर अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तुम आज उसके लिए तरस रहे हो जैसे वह तुम्हारे लिए तरसा करती थी, तुम्हारे प्यार के लिए तरसा करती थी। मगर तुमने उस वो 2 टके की घटिया औरत के साथ अपने नाजायज संबंध बनाकर अविका का विश्वास तोड़ा और फिर तुम्हारा इससे भी मन नहीं भरा, तो तुमने उस घटिया औरत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मेरे वीर और अमीका की माँ को मार दिया, मेरे बच्ची को मार दिया तुमने। तुम इतने घटिया कब से हो गए? क्या तुम इंसान कहलाने के लायक हो? मुझे खुद पर शर्म आती है कि मेरा तुम्हारी तरह घटिया बेटा है, जो कि बिल्कुल स्वार्थी और बेशर्म टाइप का इंसान है। मुझे शर्म आती है खुद पर कि तुम जैसे घटिया इंसान ने मेरी कोख से जन्म लिया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसे निकलोगे, तो मैं तुम्हें अपनी कोख में ही मार देती। इतना बोलकर नफरत से राजवीर को देखने लगी। अपनी माँ की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर राजवीर को काफी दुख हुआ। उनके दिल में बहुत दर्द हुआ। वह अपने भरे गले से बोले, मॉम, मुझसे नफरत ना करें, मैं मानता हूँ मैंने गुनाह किया है,
मगर मैं अपना यह गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर आप मुझसे नफरत ना करें। पहले ही मेरा बेटा और बेटी मुझसे बेइंतहा नफरत करते हैं। वह मुझे अपना बाप नहीं मानते, मगर आपने भी मुझसे नफरत की तो मैं कैसे जीऊंगा। प्लीज आप मुझसे नफरत ना करें, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। हालांकि मुझे पता है मेरा गुनाह माफी लायक नहीं है, मगर फिर भी मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। चैप्टर 132। रणविजय जी नफरत से देखते हुए बोले, राजवीर प्रायश्चित के लिए बहुत देर हो चुकी है। रणविजय जी की बातें सुनकर राजवीर के दिल में दर्द होने लगा। वो अपने दिल में एक भार महसूस कर रहे थे। आज उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इतने बेवकूफ कैसे हो गए कि उन्होंने एक चालबाज औरत के धोखे पर भरोसा कर लिया और अपनी देवी समान पत्नी से हमेशा नफरत की, उसे इतना टॉर्चर किया और आखिर में उसकी जान ले ली। आज उन्हें ऐसा मन कर रहा था, काश वो समय में पीछे जा पाते तो वो अविका जी को हमेशा खुश रखते और कभी भी उन्हें धोखा नहीं देते। मगर अफसोस ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। वो बस ऐसा सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। उन्होंने वीर को देखा जो उन्हें नफरत से देख रहा था। वीर ने जब देखा कि राजवीर अब ठीक है, वो बिना देरी किए वहां से तेजी से निकल गया। इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी रायचंद फैमिली की फोटो को देख रहा था। वो उन फोटोज को देखते हुए बोला, तुम लोगों की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। वो औरत किसी काम की नहीं निकली, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो उस कमरे से निकल गया। इधर लंदन में इस वक्त राधिका अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में फोन था जिसमें उसकी और अक्ष की फोटो लगी हुई थी। वो एकटक उस फोटो को देख रही थी। अचानक उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो अक्ष की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोली, अक्ष क्या आपको मेरी याद आती है? जैसे मैं हर रात, सुबह, दिन, हर समय आपको याद करती हूँ, क्या आप भी मुझे याद करते हैं? नहीं, आप नहीं करते होंगे, मगर मैंने आपकी आंखों में जो खुद के लिए प्यार देखा, क्या वह मेरी आंखों का बस एक भ्रम था या वह सच था? अगर वह भ्रम है तो फिर मुझे नहीं होना चाहिए था और आप मेरे इतने करीब क्यों आए? आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो फिर आपने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? अब क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, मगर आपने अभी तक मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कि मैं क्या समझूं इसे। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते रोते सो गई। इधर इंडिया में अक्ष का भी वही हाल था। वह रोज राधिका की फोटो देखता, उससे बातें करता। उसने बहुत कोशिश की राधिका को ढूंढने की, मगर उसे राधिका नहीं मिली, जिससे अब वह काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो हमेशा सिगरेट पीता रहता था। उसने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। पहले तो बियर बस कभी कभी पिया करता था, मगर अब वह काफी नशे में रहने लगा था। उसे किसी भी कीमत पर राधिका चाहिए थी और वो राधिका को चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। या यूं कहो, वो राधिका को भूलना ही नहीं चाहता था। उसने राधिका को अपना सब कुछ मान लिया था। उसको लाइफ में पहली बार किसी से इतना ज्यादा प्यार किया था, जिस वजह से वह बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। वो काफी शांत रहने लगा था। वह अपनी फैमिली में भी ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। हालांकि वह सबसे नॉर्मल बात कर लेता था, मगर उसने सुनैना जी से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। समय के साथ साथ उसकी जो कड़वाहट थी वह नफरत में तब्दील हो रही थी। उसे सुनैना जी से नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि सुनैना जी ने उसकी खुशियां उससे छीन ली थी। खंडहर में इस वक्त एक गानी आकर रुकी। उस गानी से एक ओवरकोट पहने हुए एक शख्स निकाला और वह अपने लंबे डग भरता हुआ अंदर की तरफ चला गया। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और एक ही झटके से दरवाजा खोल दिया। जब वह अंदर गया तो उसको सब कुछ वीरान नजर आया। तभी उसने एक दीवार पर हाथ रखा। इसी के साथ वह दीवार दरवाजे पर तब्दील हो गई। जैसे ही उस शख्स को वह दरवाजा दिखा, उसने बिना देरी किए उस पर अपना हाथ रखा।
दरवाजा उस शख्स के फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा अपने आप खुल गया, जिससे वह शख्स अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही बॉडीगार्ड्स की नज़र उस शख्स पर गई, सभी लोगों ने झुककर उसको ग्रीट किया। उस शख्स ने बिना कुछ बोले अपना सर हिला दिया। तभी एक गार्ड उसके पास आते हुए बोला, बॉस, हमने उसे टॉर्चर रूम में रखा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बोलकर वह शख्स के साथ टॉर्चर रूम की तरफ चला गया। वो शख्स टॉर्चर रूम की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही वहां पर लगे रोबोट उस शख्स को ग्रीट कर रहे थे, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए कि क्या इतना एडवांस रोबोट भी हो सकते हैं। तभी वह शख्स और गार्ड एक दरवाजे के आगे रुक गए। गार्ड ने दरवाजा खोला तो वह शख्स अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए अंदर की तरफ चला गया। जब उसने सामने देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वह अपने सामने बंधी रूपाली को देखने लगा, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि गार्ड्स ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिससे अभी भी वह बेहोशी की हालत में थी। तभी रूपाली ने अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा और डरते हुए बोली, कौन हो तुम? और तुमने मुझे यहाँ क्यों किडनैप कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बोलकर उस शख्स को देखने लगी। वो शख्स बिना जवाब दिए वहां पर मौजूद एक किंग साइड चेयर पर बैठ गया और अपनी खतरनाक आंखों से रूपाली को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिससे रूपाली के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और वह डरते हुए उस शख्स को देखने लगी। वहीं जब उस शख्स ने रूपाली को खुद से ऐसे डरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई और वह अपने में मन में बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चैप्टर 133। वहीं जब उस शख्स ने रूही को खुद से ऐसे डरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई और वह अपने में मन में बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद उसने गार्ड्स को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर गार्ड्स ने रूपाली को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। रूपाली छटपटाने लगी। वो डरते हुए बोली, ये तुम लोग मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो? छोड़ो मुझे कोई सा इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? वह बुरी तरह से रोने लगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद रूपाली को अपने शरीर में गर्मी लगने लगी। गर्मी से तपते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वो गर्मी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, जिससे रूपाली अपने कपड़े उतारने लगी, जिसे देखकर सब लोगों उसे घिन से देख रहे थे। तभी उस शख्स ने गार्ड को कुछ इशारा किया, जिससे गार्ड्स रूपाली को घसीटते हुए एक कमरे में ले गए। उन्होंने रूपाली को उस रूम में जाकर छोड़ दिया। रूपाली छटपटाते हुए बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे तुम लोगों ने यहाँ क्यों छोड़ा? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना बोलकर उम्मीद से उन लोगों देखने लगी, मगर उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर रही थी। गार्ड ने उसे एक नज़र नफरत और घिन से देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक उसी समय एक शख्स ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो रूपाली अपनी अधखुली आंखों से उस शख्स को देखने लगी। उस शख्स के आंखों में रूपाली के लिए बेहिसाब नफरत भरी पड़ी थी। वह जल्दी से रूपाली के पास गया और उसने बिना उसको वार्निंग दिए उसके बाल को नोचते हुए बोला, तुझे क्या लगा हम सब तेरे जैसे हैं? नहीं बे, हम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते, नहीं तो तेरे और मेरे में क्या ही अंतर रह जाएगा। वहीं उस शख्स का ऐसा करना रूपाली को डरा रहा था, मगर अभी उसको इस चीज की नीड थी। वह खुद को शख्स के हवाले करते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। तो उस शख्स के चेहरे पर शैतानी चमक आ गई, लेकिन उस शख्स ने उसे बस घिन भरी नफरत के साथ ही रही को वहीं पर छोड़कर बाहर निकल आया। रूपाली चीखने चिल्लाने लगी, मगर उस शख्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शख्स तुरंत वहां से निकल गया। लगभग 3 घंटे बाद रूपाली दर्द में छटपटाते हुए बेहोश हो गई। इधर बाहर तक रूपाली की चीखने चिल्लाने की आवाज में आ रही थी, जिसे सुनकर बाहर बैठा शख्स बेहद खुश था।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई और वह मुस्कुराते हुए बोला, रूपाली तुम्हें बहुत पसंद आ रहा होगा ना, तुमने भी मेरे साथ यही किया था ना। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते, चाहे लड़की तुम्हारे जैसी घटिया ही क्यों न हो। अब तुम्हारे साथ ये सभी चीजें होगी। और वह भी रोज इतना बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। लेकिन हाँ, तुम मरोगी नहीं, क्योंकि इस ड्रग्स के अंदर उतना पावर नहीं। इधर दूसरी तरफ अस्पताल में राजवीर अब काफी हद तक स्टेबल हो चुका था। वह अपनी खाली आंखों से वार्ड को देख रहा था, जहां पर उसके माँ बाप थे, मगर उन माँ बाप की आंखों में उसके लिए हद से ज्यादा नफरत और गुस्सा था, जिसे देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मगर उसे पता था यह उसके कर्मों की सजा है, जो अब उसको भुगतना ही होगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षय इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद था। वह अपने हाथ में गिटार पकड़कर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका गाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि रह रहकर उसे राधिका की याद सता रही थी। मगर उसने फिर भी अपने फोकस को सॉन्ग पर लगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसकी कोशिश कामयाब हो गई और वो काफी लगन से अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि लगभग कुछ महीनों बाद उसका एक कंसर्ट होने वाला था, जिसके लिए वह काफी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। उसने राधिका से अपना ध्यान भटकाने के लिए खुद को स्टूडियो में पूरी तरह से डूबा दिया था, ताकि उसे राधिका की याद कम आए। हालांकि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता था, मगर राधिका की याद उसको इस हद तक सताती थी कि उसको रोना आ जाता था, उसको खाने का मन नहीं करता था, रात को नींद नहीं आती थी। कहते हैं लड़के नहीं रोते हैं, मगर वह अपनी पसंदीदा औरत के लिए इतना तड़प चुका था कि अब अगर राधिका उसे मिल गई तो वह उसको कहीं भी नहीं जाने देगा। शायद वह उसको 24 घंटे अपनी नजरों से उसे ओझल ना होने दे और उसे हमेशा अपने पास रखें। सुनैना जी रोज उम्मीद से प्रेमम को देखती, मगर प्रेमम के पास कुछ भी नहीं लग पाया था। राधिका लंदन में रहते हुए बिल्कुल इनविजिबल सी हो चुकी थी, जिसे ढूंढने के लिए अलादीन का चिराग लगने वाला था। सुनैना और अक्ष की हालत रोज खराब हो रही थी, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही हफ्ते गुजर गए। आज राजवीर का डिस्चार्ज होने वाला था, मगर वो हॉस्पिटल से घर नहीं, जेल जाने वाले थे। मगर वो आज खुश थे, क्योंकि शायद उनके ऐसे करने से अविका जी की आत्मा को शांति मिले और उनकी बेटी के दिल से भी उनके लिए थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। मगर शायद ये होना संभव नहीं था, क्योंकि अमिका सिर्फ राजवीर जी से गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो उनसे हद से ज्यादा नफरत करती थी। उनके कुछ भी करने से शायद ही अब अमिका को कोई फर्क पड़ता होगा। इधर लंदन में राधिका अपनी पढ़ाई करने में बिजी रहने लगी थी। दिन में वो खुद को स्टडीज या घर के कामों में बिजी रखती, मगर रात को उसे अक्ष का ख्याल आने लगता। उसके साथ बिताए गए पल उसकी आंखों में घूमते, जिससे वो चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। चैप्टर 134। इधर लंदन में राधिका अपनी पढ़ाई करने में बिजी रहने लगी थी। दिन में वो खुद को स्टडीज या घर के कामों में बिजी रखती, मगर रात को उसे अक्ष का ख्याल आने लगता। उसके साथ बिताए गए पल उसकी आंखों में घूमते, जिससे वो चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। मगर उसे सिर्फ एक बात का अफसोस था कि उसने क्यों अक्ष से प्यार किया, जिसने शायद उससे प्यार किया ही नहीं था। वो तो बस वही थी जो अक्ष को अपना सब कुछ मान बैठी थी। इधर इंडिया में राजवीर को जेल में डाल दिया था। राजवीर को भी जहां कसक को डाला गया था, उसी जेल में डाला गया था। उन्होंने अविका जी की हत्या नहीं की थी, जिस वजह से उन्हें 3 साल की सजा और करीब लाखों का जुर्माना भरना पड़ा था। मगर बात की जाए कसक की, तो उसने अविका जी की हत्या की, प्लस राजवीर जी को भी मारने की कोशिश की, जिस वजह से उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जैसे ही कसक की नजर राजवीर पर पड़ी, वह राजवीर से कुछ बोलने को हुई, मगर राजवीर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिस वजह से कसक को बहुत तेज गुस्सा आया और वह नफरत से राजवीर को देखते हुए बोली, तुम घटिया कहीं के, अगर तुम उस घटिया लड़की को अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
मगर राजवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कसक की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अब तय कर लिया था यह 3 साल वह जेल में गुजारने के बाद अमीका से अपने किए की माफी मांगेंगे, और अगर अमीका ने उनको माफ कर दिया तो तब वह खुशी खुशी उनके साथ रहेंगे। मगर अगर अमीका ने उन्हें माफ नहीं किया तो वह सब कुछ छोड़कर वहां से आश्रम में रहने लगेंगे। रायचंद मेंशन अब पहले की तरह चमकता हुआ नहीं रहा। वह जगह जगह सूना था। वह घर अब काटने को दौड़ता था, जहां अब ना उनका बेटा था ना उनकी प्यारी पोती। बस कभी कभी वीर अपने दादा दादी के साथ रहने आ जाया करता था। मगर अब वीर को भी उस घर में रहने का मन नहीं करता था। यह वही घर था जहां उसकी मॉम को राजवीर जी टॉर्चर किया करते थे। यह वही घर था जहां उसकी मॉम की जगह उस घटिया कसक ने ले ली थी। और यह वही घर था जहां उसकी बहन की जगह कसक ने अपनी नाजायज बेटी रूपाली को दे दी, और यहाँ तक उसको भी धोखा देकर अमीका के खिलाफ कर दिया। आज भी वह बहुत ज्यादा पछताता था कि क्यों उसने कसक जैसी घटिया औरत की बातों में आकर अमीका के साथ बुरा बर्ताव किया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि क्या वह कभी भी अमीका को फेस कर पाएगा। क्या अमीका उसे माफ करेगी जो उसने अमीका के साथ किया। वह तो अमीका का भाई था, मगर उसने हमेशा अमीका को गलत ही समझा, वह भी सिर्फ और सिर्फ कसक और रूपाली के बहकावे में आकर। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी लोग बैठे हुए थे, शिवाय राजवीर और अमीका रूपाली और कसक के। क्योंकि रूपाली कैद में थी, कसक और राजवीर भी जेल में थे, और अमीका की शादी हो चुकी थी। जब से उसको घर से निकाला गया था तब से उसने रायचंद मेंशन में कभी भी कदम नहीं रखा था। आज रायचंद मेंशन में थोड़ी सी खुशी थी, क्योंकि आज तेज और मालिनी का इकलौता बेटा अमृत रायचंद सालों बाद मेंशन में लौट रहा था। वो अविका जी के काफी करीब था। वह अविका जी को बहुत पसंद करता था। यहाँ तक कि बचपन में वह अमीका को बहुत ज्यादा अच्छा मानता था। वह उसकी प्रिंसेस थी। मगर उसका दिल कभी भी रूपाली के तरफ इतना झुकाव नहीं रखता था जितना वह अमीका को अच्छा मानता था। वह अपने माँ बाप से भी कटा कटा रहने लगा जब उन्होंने देखा कि कैसे उसके माँ बाप अमीका को छोड़कर रूपाली को ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से वह यहाँ से अमेरिका चला गया था। आज सालों बाद वह अमेरिका से लौट रहा था, क्योंकि रणविजय जी अब देविका जी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि देविका जी हमेशा अमीका को बहुत ज्यादा याद किया करती थी, मगर उनकी एक गलती की वजह से अमीका ने उन सबको छोड़ दिया था। हालांकि उसने दादा दादी को माफ कर दिया था, मगर अब पहले की तरह वह उनसे उतनी अटैच नहीं थी, न वह उनसे उस तरीके से बात किया करती थी। डोरबेल बजी, जिससे मालिनी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास गई, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला सामने एक बेहद हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसकी शक्ल थोड़ी बहुत मालिनी जी से और थोड़ी बहुत तेज जी से मिलती थी, जिससे कोई भी यह कह सकता था कि वह तेज और मालिनी का बेटा है। अमृत ने झुककर अपनी मॉम के पैर छुए। उसके बाद बारी बारी उसने सभी बड़ों के पैर छुए और वीर को अपने गले से लगा लिया। क्योंकि वीर हमेशा से काफी अच्छा रहा था, वह कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करता था। हालांकि उसने गलतफहमी के चलते रूपाली और कसक का सपोर्ट किया, मगर फिर भी वीर अमीका को उतना ना पसंद नहीं करता था। मगर कसक जी हमेशा अमीका को सबकी नजरों में बुरा बना दिया करती थी, जिस वजह से वीर को भी गलतफहमी हो गई थी अमीका रूपाली को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जिसकी वजह से वह अमीका को नापसंद करने लगा। मगर वह कभी भी अमीका से नफरत नहीं करता था। अमृत अंदर आया, उसने सभी को देखा। वह दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी प्रिंसेस कहाँ है? वह मुझे नजर नहीं आ रही। जिस पर मालिनी जी बोली, रूपाली अब यहाँ नहीं रहती है अमृत, और शायद वह तुम्हारी अब प्रिंसेस भी नहीं रही। जिस पर अमृत की भौहें सिकुड़ गई। चैप्टर 135। अमृत अंदर आया, उसने सभी को देखा। वह दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी प्रिंसेस कहाँ है? वह मुझे नजर नहीं आ रही।
जिस पर मालिनी जी बोली, रूपाली अब यहाँ नहीं रहती है अमृत, और शायद वह तुम्हारी अब प्रिंसेस भी नहीं रही। जिस पर अमृत की भौहें सिकुड़ गई। अपनी मॉम से बोला, एक मिनट, आपको किसने बोला कि मैं यहाँ पर रूपाली की बात कर रहा हूँ? आपसे किसने कह दिया कि रूपाली मेरी प्रिंसेस है? मेरी प्रिंस और मेरी बहन, इकलौती बहन सिर्फ एक है, और वह है अमिका रायचंद, ना कि वह घटिया रूपाली। इतना बोलकर मालिनी जी को देखने लगा। वहीं मालिनी जी ने जब अमृत की बात सुनी तो वह हैरानी से बोली, मतलब तुम अमिका की बात कर रहे हो? पर तुम तो रूपाली के लिए गिफ्ट लाया करते थे। जिस पर अमृत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, आपको यह किसने बोला कि मैं उस घटिया लड़की के लिए गिफ्ट लाया करता था? मैं आज तक जितने भी गिफ्ट लाया हूँ वह सिर्फ मैं अमिका के लिए खरीदे हैं। यह सब छोड़िए, आप यह बताइए अमिका कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। जिसे सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी दादी उदास होकर बोली, बेटा अमिका की शादी हो चुकी है। जिसे सुनकर अमृत हैरानी से बोला, मतलब, और मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? आप लोगों ने अमिका की शादी करवा दी और मुझे इस बारे में कुछ बताया तक नहीं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और अमिका की शादी किससे करवाई आप लोगों ने? उसकी शादी तो छोटी मॉम ने बचपन में ही प्रेमम रायजादा से फिक्स कर दी थी ना, तो फिर आपने किससे शादी करी है मेरी प्रिंसेस की? जिस पर सभी लोग हैरानी से अमृत को देखने लगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अविका ने बचपन में ही अमिका की शादी प्रेमम से फिक्स करने की सोची थी। वह तो जब रायजादा फैमिली रायचंद मेंशन आई थी और उन्होंने इस बारे में बताया था, तब पूरी रायचंद फैमिली को इस बारे में पता चला था। तभी देविका जी बोली, हाँ, अमिका की शादी प्रेमम से ही हुई है, मगर हमने उसकी शादी नहीं करवाई, बल्कि प्रेमम और अमिका ने कोर्ट मैरिज कर दी थी। जिसे सुनकर अमृत हैरानी से बोला, मगर ऐसा क्यों? तभी दादी ने बताया कि कैसे क्या हुआ और कैसे कसक ने अमिका के बदले रूपाली को अमिका बनाकर प्रेमम के साथ रूपाली की शादी फिक्स कर दी। यह बोलकर कि रूपाली अविका जी की बेटी है, जिस वजह से रूपाली की सगाई बचपन में ही प्रेमम से फिक्स हो गई। मगर जब सगाई थी उस दिन प्रेमम ने बताया कि रूपाली नहीं बल्कि अमिका अविका जी की बेटी है। फिर सगाई नहीं हुई और उस दिन के बाद जितना कुछ हुआ वह सब कुछ दादी ने अमृत को बता दिया कि कैसे रूपाली ने और उसकी मां ने मिलकर राजवीर को धोखा दिया। यहाँ तक कि उसे यह भी बता दिया कि वीर कसक का नहीं बल्कि अविका का बेटा है और रूही राजवीर की बेटी नहीं बल्कि कसक की नाजायज बेटी है। जिसे सुनकर अमृत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वह हैरानी से देविका जी को देखते हुए बोला, यह आप कैसी बातें कर रही है दादी माँ, क्या यह सच है? बेशर्म चाचू और वह दोनों डायन कहाँ है? जिसे सुनकर सभी लोग हैरानी से अमृत को देखने लगे। देविका जी दुखी होते हुए बोली, कसक और राजवीर जेल में हैं और रूपाली को मैंने घर से निकाल दिया क्योंकि वह घटिया लड़की अभी भी मेरी पोती की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। अमृत ने जैसे ही यह सारी बातें सुनी, उसको राजवीर जी और कसक पर हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसको उन दोनों से बेहद नफरत हो गई, क्योंकि वह अविका जी को अपनी मॉम की तरह ही प्यार करता था। उसके लिए अविका जी भी मालिनी जी की तरह ही थी, जिस वजह से बेहद गुस्सा आ रहा था। वह सभी से बोलकर ऊपर की तरफ चला गया। वह अपने कमरे में पहुंचा और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गया। वह सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा और वीर से बोला, मेरी एक मीटिंग है तो तुम भी मेरे साथ चलो, उसके बाद हम दोनों अमिका से मिलने चलेंगे। जिसे सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह भी अमिका से मिलना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वह अमिका से कैसे मिले, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अमिका के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि जैसी उसकी हरकतें थी उस हिसाब से उसे लगता था अमिका उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और शायद वह उससे भी नफरत करती है। जब मालिनी जी और तेज जी ने देखा कि अमृत अमिका को कितना पसंद करता है, तो वह दोनों को और भी ज्यादा गिल्ट फील होने लगा, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि अमृत भी रूपाली को पसंद करता है।
जिस वजह से वह रूपाली को ज्यादा पैम्पर करते थे। अब उन्हें समझ आया कि कसक उनसे झूठ बोला करती थी कि अमृत ने यह सारे गिफ्ट रूपाली के लिए भिजवाया है, जबकि वह सारे गिफ्ट तो अमृत हमेशा से अमीका का के लिए भिजवाया करता था। मगर वह घटिया औरत इतनी घटिया थी कि उसने अमीका की छोटे से गिफ्ट भी अपनी नाजायज बेटी को दे दिया। इधर दूसरी तरफ अमीका इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी हुई थी क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला था जिसमें वह कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके काम करने वाली थी और उस कंपनी का नाम ए इंडस्ट्री था। ए इंडस्ट्री का सीईओ और कोई नहीं बल्कि अमृत था, जिसके साथ आज अमीका की मीटिंग थी। इधर रायचंद मेंशन में अमृत और वीर दोनों तैयार होकर घर से बाहर निकल गए। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। वीर का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह आज काफी दिनों बाद अमीका से मिलने वाला था। चैप्टर 136। इधर रायचंद मेंशन में अमृत और वीर दोनों तैयार होकर घर से बाहर निकल गए। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। वीर का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह आज काफी दिनों बाद अमीका से मिलने वाला था। उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, तभी अमृत ने देखा वीर काफी नर्वस लग रहा है। वह वीर के हाथ में हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है वीर, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जिस पर वीर ने एक नज़र अमृत को देखा और उसको देखते हुए बोला, भाई आप मुझसे नाराज मत होना, मगर मैं भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने उसे चालबाज औरत और उसकी घटिया बेटी के बातों में आकर अपनी प्यारी बहन को गलत समझ लिया था और उससे बहुत गलत चीज बोल देती, जिस वजह से मुझे लगता है शायद वह मुझसे मिस्टर रायचंद की तरह नफरत करती है। जिसे सुनकर अमृत बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफी मांग लेना, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। तभी हम वीर को कुछ याद आया, फिर बोला, वैसे भाई आपको कैसे पता चला कि AR इंडस्ट्री के सीईओ अमीका है? जिस पर अमृत मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैंने एक बार फॉरेन क्लाइंट से अमीका की कंपनी के बारे में सुना था और आदमी का उसे कंपनी की सीईओ ही नहीं बल्कि फाउंडर भी है। वह कंपनी अमीका की खुद की मेहनत की है। जिसे सुनकर वीर हक्का बक्का रह गया, मगर उसकी अमीका पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद अमृत की कार AR इंडस्ट्री में रुकी। दोनों कर से उतरे और कंपनी के अंदर चले गए। जैसे ही वह दोनों अंदर गए सभी उन्हें देखने लगे क्योंकि वह दोनों बेहद हैंडसम थे। अमृत ने रिसेप्शनिस्ट को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाए और इंतजार करने लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आदमिका के असिस्टेंट को कॉल किया और उसे इन्फॉर्म किया कि ये इंडस्ट्री के सीईओ आ चुके हैं मीटिंग के लिए। जिसे सुनकर अमीका का असिस्टेंट बोला, उन्हें वेटिंग एरिया में बैठा दो, मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। रिसेप्शनिस्ट ने पोलाइटली बोला, सर आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए, अभी सर आपको लेने आ रही हैं। इतना बोलकर वह फिर से अपना काम करने लगी। वहीं अमृत और वीर वेटिंग एरिया में बैठ गए। अभी उनको बैठे बस 15 मिनट ही हुए थे, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और अमीका का असिस्टेंट जल्दी से वीर और अमृत के पास आ गया। उसने अमृत और वीर को ग्रीट किया और अपने साथ लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगा। वह तीनों लिफ्ट पर चढ़े और कुछ ही देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। तीनों लिफ्ट से उतरे और वहां से मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगे। असिस्टेंट ने अमृत और वीर को मीटिंग हॉल पर बिठाया और वहां से अमीका के केबिन की तरफ निकल गया। असिस्टेंट जल्दी से केबिन के पास पहुंचा और उसने केबिन को लॉक किया। अंदर से एक बहुत प्यारी और डोमिनेटिंग वॉइस आई, कम इन। असिस्टेंट अंदर गया और अमीका से बोला, बॉस ये इंडस्ट्री के सीईओ आ चुके हैं, वह मीटिंग हॉल में आपका वेट कर रही हैं। जिसे सुनकर अमीका अपनी जगह से उठी और अपने कोट के बटन को ठीक करते हुए बाहर की तरफ चली गई। अमीका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसकी धड़कनें थोड़ी सी तेज चल रही थी। उसे एक अलग तरह का खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका अपना आसपास हो, मगर उसने अपने दिमाग को झटका और वहां से जल्दी से मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगी। उसने मीटिंग हॉल का दरवाजा खोला तो अमृत और वीर अपनी जगह पर खड़े हो गए।
अमीका जाकर सीईओ की चेयर पर बैठ गई। जैसे ही अमीका को बैठते हुए देखकर अमृत और वीर भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जैसे ही अमीका ने वीर को देखा उसकी आंखों में कुछ इमोशन आकर चले गए। उसने जल्दी से अपना ध्यान हटाए और मीटिंग में फोकस करने लगी। तभी अमीका ने मीटिंग स्टार्ट करने को बोला तो मीटिंग चलने लगे। यह मीटिंग एक अस्पताल को लेकर थी जहां पर लोगों का फ्री में इलाज होगा और उसे अस्पताल को ए इंडस्ट्री और एक आर इंडस्ट्री दोनों डोनेशन देते रहेंगे ताकि वह अस्पताल अच्छे से चल सके। हॉस्पिटल के ओनर अमीका और अमृत 50 से 50% होंगे। फिर दोनों के लिए काफी फायदेमंद थी, इसलिए उन्होंने डील को फाइनल कर दिया। मीटिंग खत्म हो गई। जैसे ही अमीका जाने को हुई, पीछे से उसको वीर की आवाज आई जो उसको आवाज लग रहा था। अमीका ने मुंह कर देखा। वीर की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वह अपनी नम आंखों से अमीका को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज, मुझे माफ कर दो। बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से खुद के लिए भाई सुनना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मगर मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार भाई बोलो। अमीका की आंखों में भी नमी ने जगह ले ली और उसने झट से वीर को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मॉम के बाद सिर्फ आप ही तो एक मेरे फैमिली है, जो मेरा अपना है। अगर आपने भी मेरा साथ नहीं दिया भाई क्यों? वीर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं उन चालबाज औरतों की बातों में आकर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। यह मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। अमीका ने अपने और वीर के आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर माफ करूंगी। जिस पर वीर उसको देखते हुए बोला, कैसी शर्त? अमीका का मुस्कुराते हुए बोली, मैंने रायचंद इंडस्ट्री आपके नाम कर दी है। चैप्टर 137। अमीका ने अपने और वीर के आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर माफ करूंगी। जिस पर वीर उसको देखते हुए बोला, कैसी शर्त? अमीका का मुस्कुराते हुए बोली, मैंने रायचंद इंडस्ट्री आपके नाम कर दी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। इतना बोलकर वीर को देखने लगी। वीर ने मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मैं रायचंद इंडस्ट्री संभालते के लिए तैयार हूँ, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया ना? जिस पर अमीका का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया। उन दोनों को देखकर अमृत ने अपना गला साफ करते हुए बोला, हाँ, जिससे अब अमीका का ध्यान अमृत पर गया। वो अमृत को देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर रायचंद, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। जिस पर अमृत मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं प्रिंसेस, क्या तुम मुझे भूल गई हो? इस पर अमीका कंफ्यूजन से अमृत को देखने लगी। अभी वीर बोला, अमीका ये इनसे मिलो, यह हमारे अमृत भाई है, बड़े पापा और बड़ी मॉम के बेटे। जिसे सुनकर अमीका हैरान रह गई। वह गौर से अमृत को देखने लगी। फिर अचानक ही वह जाकर अमृत के गले लग गई। वह उसके गले लगाकर उसे शिकायत करते हुए बोली, भाई आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपको आपके प्रिंसेस की याद नहीं आई? जिस पर अमृत उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रिंसेस, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मगर वहाँ काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से मैं कभी इंडिया वापस ही नहीं आ पाया। मगर अब मैं इंडिया में ही रहने वाला हूँ, तो अब तो हमारी मुलाकात होते रहेगी। इतना बोलकर उसने अमीका के माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद अमृत और वीर वहां से चले गए। आज आदमी का बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसके दोनों भाई मिल चुके थे। अमीका भी थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ अक्ष इस वक्त अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था। उसका जो कंसर्ट था वह बहुत जल्द होने वाला था, जिस वजह से वह अभी भी उसी चीज की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पर ऋषि आ गया। ऋषि अक्ष का दोस्त होने के साथ साथ उसका बैंड मेंबर और असिस्टेंट भी था। ऋषि अक्ष को देखते हुए बोला, भाई थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मगर अक्ष लगातार गिटार को बजा रहा था। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर एक बार को ऋषि भी डर गया।
मगर उसने हिम्मत कर अक्ष के हाथों से उसका गिटार छीन लिया, जिससे अक्ष होश में आया और इधर उधर देखने लगा। तभी ऋषि बोला, क्या बात है भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो? जैसे ही अक्ष की नजर ऋषि पर पड़ी, उसने बिना कुछ बोले ऋषि को टाइट हग कर लिया, जिससे ऋषि हैरान हो गया और वह हैरानी से बोल, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? अक्ष कुछ नहीं बोला और उसने ऋषि को छोड़ दिया। ऋषि ने अक्ष का कंधा पकड़ा और के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, अक्ष मेरी तरफ देखो, क्या बात है, मुझे बताओ। पर अक्ष ने एक नज़र उसे देखा और उसकी आंखों से एक बहुत आंसू उसके गालों पर लुढ़क गया, जिसे देखकर ऋषि हैरान और परेशान हो गया। ऋषि परेशान होते हुए बोला, क्या बात है, तू रो क्यों रहा भाई? बता क्या बात है, प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है। जिसे सुनकर अक्ष ने ऋषि को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषि हैरान हो गया। वह परेशान होते हुए बोला, अब तू क्या करेगा भाई? जिस पर अक्ष उदास होकर बोला, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? मुझे किसी भी कीमत पर वह चाहिए। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी आंखें बेहद लाल थी, वह खुद को रोने से रोक रहा था, मगर अब वह टूट चुका था। उसे किसी भी कीमत पर राधिका खुद के पास चाहिए थी। थोड़ी देर बाद जब अक्ष थोड़ा शांत हुआ तो वह वहां से बाहर की तरफ चला गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी को फुल स्पीड में वहां से भगा दी। उसकी गाड़ी थोड़ी देर बाद रायजादा मेंशन में रुकी। वह गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही सबने अक्षय को देखा, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अक्ष की आंखें देखकर सभी लोग कह रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों पर लाल थी और उसके आगे सोच भी चुकी थी। वही अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर सुनैना जी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अक्ष के पास आई और जैसे उसके कंधे पर हाथ रखना कोई, अक्ष ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया। वो नफरत से सुनैना जी को देखते हुए बोला, अब आप खुश हैं ना मिसेज रायजादा? यही चाहती थी ना आप कि मैं कभी खुश ना रहूं? कैसी माँ है आप, जिसको अपने बच्चों से ज्यादा समाज की पड़ी है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझसे मेरा प्यार छीनकर आपने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। सुनैना जी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोलने को हुई, मगर उनके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी अक्ष ने सभी को एक नज़र देखा और प्रेमम और अमीका को देखते हुए बोला, भाभी और भाई, मैं कंसर्ट के लिए लंदन जा रहा हूँ। बस मैं यही बताने आया था कि अब शायद आप लोग मुझसे कांटेक्ट ना कर पाए, तो आप लोग मेरी चिंता मत कीजिएगा। इतना बोलकर एक नज़र उसने नफरत से सुनैना जी को देखा और वहां से तेज कदमों से बाहर चला गया। अक्ष के जाने के बाद सुनैना जी घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अमीका ने उनको अपने गले से लगाया, मगर सुनैना जी बहुत तेजी से रो रही थी। मगर अमीका या कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सुनैना जी की वजह से अक्ष ने राधिका को खो दिया था।